दोस्तों, आपका आनंद नॉलेज ओशन में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम यूपीएलटी ग्रेड को टारगेट करते हुए 30 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें आज हम सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों का यहाँ पर हम संकलन देखेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चना, चावल, जौ या बाजरा। सही ऑप्शन है सी, जौ। यानी मानव ने सबसे पहले जौ नामक अनाज का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, या महावीर के 3 नगीने हैं, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं या उपदेशों को त्रिपिटक में संकलित किया गया। इसमें 3 शामिल हैं, विनय पिटक जिसमें संघ संबंधी नियम हैं तथा आचार की शिक्षाएं हैं, सुत्त पिटक जिसमें धार्मिक सिद्धांत संकलित हैं, और अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक सिद्धांत हैं। यानी विनय पिटक में आचार संबंधी शिक्षाएं हैं, सुत्त पिटक में धार्मिक शिक्षाएं हैं, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक शिक्षा या सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दो का डी। और एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि त्रिपिटक किस भाषा में है? तो पाली में है। यानी जो बौद्ध की जो भाषा है वो पाली भाषा है, जैन धर्मों की प्राकृत भाषा है। तो यहाँ पर आएगा दूसरे का डी। अगला प्रश्न है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? यानी जजिया किसके शासन काल में पुनः लगाया गया? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। अकबर ने तो जजिया कर समाप्त किया था। अब हमें इन बी सी डी में देखना है कि किसने दोबारा लगाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा तीसरे का वी सही है, यानी औरंगजेब ने जो है 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः इम्पोज कर दिया था। तो तीसरे का वी आएगा, इसने 1679 में जजिया कर लगाया था। जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला एक कर था। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? शुजा-उद-दौला, आसफ-उद-दौला, महाराजा चेत सिंह, राजा महिप नारायण सिंह। तो यहाँ पर चौथे का जो सही ऑप्शन होगा, चौथे का सी, राजा चेत सिंह। बनारस का जो विद्रोह हुआ था वो 1781 ईस्वी में राजा चेत सिंह और जो उसमें तत्कालीन गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स के मध्य हुआ था, जिसमें उसने भागकर जो है अपनी जान बचाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा चौथे का सी। अगला है, कूट दिए गए हैं, हमें यहाँ पर मिलाना है। एक तरफ समाचार पत्र हैं, एक तरफ प्रारंभ करने वाले यानी उनके संपादक हैं। तो यहाँ पर हमें मिलाना है। तुम देखते हैं जो लीडर नाम का पत्र था वो मदन मोहन मालवीय जी ने चलाया था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सी का 2 कहाँ कहाँ पर है, तो एक में ही है, यानी पाँचवें का सही आंसर आएगा 3124। पहले का 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 4 है। देख लेते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने चलाया। कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ, तो ए का 3 सही है, बी का 1 सही है, 3124 है। सॉरी, इसका सही जो होगा सी है, यानी 3, 1 और 2 और 4 होगा। यानी बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने चलाया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने चलाया। पत्र लीडर जो है मदन मोहन मालवीय ने इसका संपादन प्रारंभ किया, और जो सर्च लाइट है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रारंभ किया। तो इसका सही जो कूट होगा 3124। पांचवे का सही उत्तर होगा सी। अगला है, लोक लेखा 6 जो प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यानी जो लोक लेखा समिति है, जिसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं,
वो कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में, राष्ट्रपति कार्यालय में, वित्त मंत्रालय में या प्रधानमंत्री कार्यालय में? सही इसका ऑप्शन आएगा 6 का ए। तो जो लोक लेखा समिति है उसमें जो सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। टोटल 22 इसमें सदस्य होते हैं। ये लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है, ठीक है, जिसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इसे हम इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। अगला है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय फिस्कल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो सही इसका आएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हमें ये बताना है कौन सा सही नहीं है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है, सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, तो ये यहाँ पर 8 का सही आंसर भी आएगा, यानी ये कथन गलत है। अगला देख लेते हैं, यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ी संरचना है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है, यानी वी गलत है। प्रश्नानुसार 8 का सही आंसर वी हो जाएगा। यानी भारत में पंचायत व्यवस्था जो कि ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रही है, ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जो है 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ। तो 15 अगस्त यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो 8 का सही ऑप्शन आएगा बी। अगला है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, यानी भारत जो मानक समय रेखा है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती, ये हमें बताना है। तो सही इसका ऑप्शन आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरती। सर्वविदित है कि भारतीय जो मानक रेखा है, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है, वो 82.82 डिग्री ईस्ट है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती, तो 9 का हो जाएगा सी। अगला है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? बांगड़, खादर, भूर और रेगुर। तो सही ऑप्शन आएगा डी, रेगुर के नाम से भी काली मिट्टी जानी जाती है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बेलग्रेड, डैन्यूब, लिस्बन, टाइबर, वारसा, विस्चुला, वाशिंगटन, पोटोमेक। हमें ये बताना है कौन सा यहाँ पर गलत है। तो 11 का जो सही ऑप्शन आएगा वो वे, यानी लिस्बन टाइबर जो है वो गलत है। टाइबर इटली की तीसरी सबसे लंबी नदी है, यानी ये इधर ये जो कूट दिया है ये नदियों का दिया है, इधर शहरों का दिया है, यानी किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो टाइबर इटली की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से नहीं बल्कि इटली की राजधानी रोम से होकर गुजरती है। जो टाइबर है ये लिस्बन से नहीं बल्कि, लिस्बन क्या है, लिस्बन जो है पुर्तगाल की कैपिटल है, और ये जो टाइबर जो नदी है वो रोम से होकर गुजरती है जो कि इटली की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर और एल्यूमिनियम। तो 12 का सही आएगा सी, यानी सॉफ्टवेयर। फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका हिंदी अर्थ है स्थान स्वतंत्र उद्योग। एग्जाम्पल के लिए हीरा व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या उद्योग। तो 12 का सी ऑप्शन आएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी किस यंत्र का उपयोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो 13 का सही उत्तर आएगा बी, यानी बैरोमीटर।
अगला है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, यानी बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो किस किस से बना होता है? मैग्नीशियम से, लोहे से, नाइक्रोम से या टंगस्टन से? 14 का जो ऑप्शन आएगा डी, यानी टंगस्टन धातु से। इसकी खोज टॉरवर्न वर्गमैन ने 1781 में की थी, यानी जो टंगस्टन है इसकी खोज टॉरवर्न वर्गमैन ने 1781 में की थी। इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 5555 डिग्री सेल्सियस है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? काला, लाल, बैंगनी, नारंगी? सही ऑप्शन आएगा 15 का डी, यानी नारंगी। वायुयानों में जो ब्लैक बॉक्स होता है वो नारंगी रंग का होता है, ताकि उन्हें किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता हो। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी होती है, जो कि वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करती है। यानी जो ब्लैक बॉक्स है वो पायलट के बीच में क्या डिस्कशन होता है उस उनकी आवाज़ को, उनकी वॉइस को रिकॉर्ड करती है ये डिवाइस, और कुछ अनहोनी घटित होने पर जांचकर्ता इसके माध्यम से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसका रंग नारंगी होता है। अगला है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या बहुलिकीकरण? तो 16 का सही ऑप्शन आएगा ए, किण्वन। अगला है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, जेरंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी? तो सही ऑप्शन आएगा 17 का बी, यानी जेरंटोलॉजी। तो जेरंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की एक विधा है। और जो ऑन्कोलॉजी है, ये चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद जो टेरेटोलॉजी है, टेरेंटोलॉजी जो है वो शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनारोपण? तो यहाँ पर आएगा 18 का ए, यानी लकड़ी काटना। अगर हम लकड़ी काटेंगे तो पारिस्थितिक यानी इकोसिस्टम जो है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये नकारात्मक है, तो 18 का ए आ जाएगा, लकड़ी काटना। बाकी जो भी हैं ये एफॉरेस्टेशन को यानी वनारोपण को या पर्यावरण कंजर्वेशन को बढ़ावा देने वाले कारक हैं, तो यहाँ पर 18 का ए आएगा। अगला है, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है? नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के, हाइड्रोकार्बन के? तो वैश्विक ऊष्मन जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पर आएगा 19 का बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। यानी इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और भी उसमें गैसें हैं लेकिन CO2 का कंट्रीब्यूशन वैश्विक ऊष्मन बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा, तो 19 का बी आएगा। अगला है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या जल वाष्प? तो 20 का आएगा बी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रोपोस ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसे हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं। अगला है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति उत्पाद? सही ऑप्शन आएगा डी, 21 का, यानी प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? खपत में कमी करना, भविष्य के संसाधन, संसाधन संरक्षण या सतत विकास? तो 22 का डी आएगा, यानी सतत विकास। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को हम संतुलित करने को सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जबकि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने हेतु समय देना संसाधन संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो यहाँ पर थे चौधरी चरण सिंह जो थे वो सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या नोएडा में? सही इसका उत्तर आएगा 24 का ए, यानी कानपुर में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? एमएसएमई, टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग? तो सही इसका आएगा 25 का ए, यानी एमएसएमई, टेक्सटाइल उद्योग। 26 जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के रखे गए हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है, इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 26 का आएगा यहाँ पर डी 16, उत्तर इसका आएगा 26 का डी आएगा 16। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं कि मैं इसे हल करूँ, आगे से मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा अगले जो प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। तो यहाँ पर 26 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला है 498 की संख्या की 17% से कम है, तो सही इसका आएगा 27 का सी, यानी 600। अगला है 4 से 14 सितंबर 25 के मध्य 22वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 25 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, पटना? 28 का वी आएगा, यानी लखनऊ में। अगला है 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 29 का आएगा बी, यानी 4 पदक जीते। इसमें इन 4 पदकों में 3 रजत पदक थे, अपर्णा दहिया, करीना कौशिक और शिवानी प्रजापति। एक कांस्य पदक था, सागर दहिया ने जो जीता था। तो टोटल 4 पदक थे। अगला है अगस्त 25 में 2025 में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो 30 का सही आंसर आएगा मनिका विश्वकर्मा, जो कि राजस्थान से संबंधित थी। तो ये यहाँ पर 30 प्रश्नों की हमने श्रृंखला को देखा, 30 प्रश्नों का हमने प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर किया। उम्मीद है ये एक एक प्रश्न बहुत ही चुनिंदा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये आगे एक्सपेक्टेड है कि यूपीएलटी ग्रेड में आपको यहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।